सो हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ रहे होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम 95% ऑफ द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन को यहाँ पे कवर कर दें। एक और आपकी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो आज की वीडियो और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली वीडियो जो कि ऑब्वियसली आपको कल मिल जाएगी, इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। देयर आर अ फ्यू चैप्टर जहां पर मैं बच्चों को हमेशा कुछ सलाहें देता हूं कि एनसीईआरटी से बाहर मत निकलना। ये चैप्टर भी उन्हीं चैप्टर्स में से एक है। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो आपका मिनरल न्यूट्रिशन प्लस आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दो चैप्टर कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड वे में ही आपको पढ़ने हैं। मिनरल न्यूट्रिशन में आप मिनरल्स के जितने फैक्ट्स याद कर लें उतने ही कम है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप हार्मोन्स के जितने फंक्शन याद कर लें उतने ही कम है। लेकिन बात यह है, मुद्दा यह है कि क्या हमारा एग्जामिनेशन उतने ज्यादा फैक्ट्स को डिमांड करता है? द आंसर इज नो। एग्जाम सिर्फ उतना डिमांड करता है जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उन्हीं वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, उसी वोकैबुलरी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां एनसीईआरटी की ग्रामर तक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं तो आप मिनरल न्यूट्रिशन के हर सवाल की धज्जी उड़ा रहे होंगे अपने आने वाले नीट एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सुने, बहुत अच्छे तरीके से परखें। काफी बेहतर तरीके से हम इस टॉपिक को करने वाले हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको नहीं पता है कि हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप चाहें तो हमारा सिर्फ फिजिक्स का भी कोर्स ले सकते हैं फुल लेंथ, सिर्फ केमिस्ट्री का भी, सिर्फ बायोलॉजी का भी, या आप हमारा बंडल पैक भी ले सकते हैं। और आप हमारा कोई भी वीडियो कोर्स लें, चाहे वो सिर्फ फिजिक्स का हो, चाहे वो सिर्फ केमिस्ट्री का हो, चाहे वो सिर्फ बायोलॉजी का, या फिर एक कंबाइंड कोर्स, आपको हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है वर्थ ₹999। और आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को अलग से भी परचेज कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर कॉल। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे किसी ना किसी कोर्स में जरूर जुड़े जिससे कि आप टेस्ट सीरीज का लाभ उठा पाए। और अगर आप हमसे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, हमारी पूरी टीम से आप अगर यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, तो आप एटलीस्ट टेस्ट सीरीज को परचेज करें जिससे कि आप रेगुलर बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाए। अब बात करते हैं हम लोग मुद्दे की, स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का डीप एनालिसिस। सबसे पहले जब भी मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, मैं उस चैप्टर के नाम की इंपॉर्टेंस के अंदर तुम सब लोगों को लेके चलता हूं। मिनरल न्यूट्रिशन होता क्या है आखिर, इस बारे में चर्चा करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, या फिर नॉर्मली आप कह सकते हो कि जिंदा रहने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उन सबको कलेक्टिवली हम लोग न्यूट्रिशन टर्म के अंदर डालते हैं। यहां पर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन इज अ वर्ड दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम अनदर वर्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और अगर आप एक अलग कैटेगरी में अलग तरीके से इन्हें डिवाइड करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि यहां पे हो सकते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, आपके बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, या हो सकते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और ये जो मेरे दोस्त इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट्स इट। ऑलराइट। अब इन इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैक्रो माइक्रो दोनों आ गए, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। राइट। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है? मिनरल्स का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। ओके, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इनकी बेसिक जो नीड्स है ना, ये लगभग हर जीवित ऑर्गेनिज्म की लगभग सेम होती है। इन्हें कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था ना। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब पॉलीमर्स, जैसे कि आपके पॉलीसैकेराइड हो गए, कार्बोहाइड्रेट, आपके प्रोटीन हो गए जो अमीनो एसिड से बने हैं, फैट हो गए जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने हैं। राइट। फिर आपका वाटर हो गया, आपके मिनरल्स हो गए। तो ये जो मिनरल्स है ना, ये जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, इनके बारे में पूरा चैप्टर है हमारा। इनके बारे में पूरा चैप्टर है। पिछले चैप्टर में यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमने ये तो देख लिया कि पानी ऊपर कैसे चढ़ता है। अब हमें मिनरल की स्टडी करनी है। ओके। तो बाकी सारी चीजें तो प्लांट अच्छे तरीके से कार्बोहाइड्रेट वगैरह सिंथेसाइज कर लेता है। तो ये जो चैप्टर है ये फोकस करता है इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पे, यानी मिनरल्स पे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है
मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें आप लोग काफी चीज पढ़ेंगे कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब कैसे किए जाते हैं, इनकी कैटेगरीज क्या है, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इनकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या क्या हैं, उन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी फीचर्स क्या क्या हैं, उनकी टॉक्सिसिटी फीचर्स क्या क्या हैं, ओके, वो किस किस काम आते हैं प्लांट के अंदर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एंड लास्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी रहती है। तो मेथड्स क्या है मिनरल रिक्वायरमेंट्स को समझने के, यानी अगर मैं ये प्रूफ करना चाहूं कि एक प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत को प्रूफ करना है ना, मैं उसे रिमूव करके देखूंगा। समझ लो, एक लड़का है भाई रमेश, ठीक है, एक लड़की है भाई सुनीता, बहुत कॉमन नाम ले रहा हूं पर बुरा नहीं मानना है, किसी का नाम रमेश और सुनीता है तो पहले से ही माफी। रमेश कहता है अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता से कि मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ओके, मैं तो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन सुनीता जो है उसकी शादी तय हो चुकी है एक और लड़के के साथ जिसका नाम है सुरेश लेट से, ठीक है। तो यहां पर सुनीता और सुरेश की शादी हो चुकी है। तो टेक्निकली अगर रमेश एक सच्चा आदमी है तो क्या हो जाना चाहिए था, उसने कहा था सुनीता से मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो टेक्निकली रमेश जिंदा नहीं रह पाना उसका संभव होता सुनीता सुरेश की शादी के बाद। लेकिन रमेश आया सुनीता की शादी में और इसने चेपा मेरे भाई 3 किलो पनीर और इसने खाई बिरयानी, और ये जिंदा भी है, मस्त भी है और बढ़िया तरीके से जो है अपने घर पे रह रहा है, और इसकी भी 2 साल बाद शादी हो गई। मतलब ये जो है मेरे भाई ये थोड़ा सा झूठ बोल रहा था। सिमिलरली हम लोगों को अगर प्रूफ करना है कि ये प्लांट नहीं रह पाएगा बिना नाइट्रोजन, तो क्या करो, नाइट्रोजन हटा दो, इसका सारा माइनस कर दो नाइट्रोजन। अगर प्लांट डेड हो गया इसका मतलब प्लांट सच कह रहा था, नाइट्रोजन की सच में ही जरूरत है भाई। और अगर प्लांट जिंदा रह गया नाइट्रोजन हटाने के बाद भी, इसका मतलब प्लांट को नाइट्रोजन की कोई खास आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं दिखा, कोई पत्तियां पीली नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, प्लांट अपना मस्त तंदुरुस्त एकदम बढ़िया तरीके से खड़ा है, कोई भी फर्क इसे नहीं पड़ा है, इसीलिए जो है बेहतर तरीके से ये सर्वाइव कर रहा है। ऑलराइट, सो हमें पता करना पड़ता है कि कौन से प्लांट के अंदर कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है। 1860 में जूलियन वॉन सैक नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में आप इन्हें पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बॉटनिस्ट है। और आप सैक साहब को आगे भी पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। तो जर्मनी के थे, द जर्मन बॉटनिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करना कि जर्मनी के बॉटनिस्ट है जूलियन वॉन सैक साहब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि प्लांट जो है वो मैच्योरिटी तक बिना सॉइल के उग सकते हैं। यूजुअली हमने क्या देखा है यार कि आपकी जो फसल है वो जमीन पर उग रही है, मिट्टी में उग रही है, राइट। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन अगर मैं प्रोवाइड कर दूं ना, यानी अगर कोई पानी मुझे दे दे और उस पानी के अंदर मैं न्यूट्रिएंट्स की एक प्रॉपर मात्रा डाल दूं और एयर डाल दूं, एरेशन करता रहूं उस चीज का, तो प्लांट बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाएगा अप टू मैच्योरिटी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप यहां पर पानी का इस्तेमाल करते हो रेदर देन सॉइल, आप पानी में चीजों को उगाते हो, तो इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसे सॉइललेस कल्चर भी कहा जाता है कि यहां पर सॉइल की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहां पर क्या होता है, आपका पानी ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉइललेस कल्चर। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। हाइड्रो यानी वाटर के अंदर चीजें ग्रो करती हैं और काफी सारी चीजें आज तक ग्रो कराई जा चुकी हैं, जैसे आपका कुकुम्बर है, लेट्यूस है, काफी सारी चीजें हैं जो कि हाइड्रोपोनिक्स से ग्रो कराई जाती है। और आजकल पॉली हाउस का सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो बड़े शहरों के अंदर ये बहुत बेहतर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, काफी सारे लोग इसका लाभ उठाते हैं और बल्कि गवर्नमेंट भी जो है इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। तो यहां पर सॉइल फ्री कल्चर है, सॉइल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन है। यहां पर एक वर्ड के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा, वो है डिफाइंड। यानी आप यहां पर रैंडमली मिनरल्स नहीं डाल सकते कि हाँ चलो मैं 2 ग्राम जो है ये डाल देता हूं नाइट्रोजन, मैं 2 ग्राम डाल देता हूं फॉस्फोरस, 2 ग्राम डाल देता हूं सल्फर, 2 ग्राम डालता हूं कैल्शियम। नॉट पॉसिबल। आपको जो चीज आप उगा रहे हो उसके बेसिस पे पता लगाना है कि भाई उसको किस किस मिनरल की कितनी कितनी जरूरत होती है, और तभी आप एक सोल्यूशन तैयार कर पाओगे। अगर किसी को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए सल्फर कम, तो नाइट्रोजन ज्यादा रखना पड़ेगा, सल्फर कम रखनी पड़ेगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्टेज अ प्लांट इज इन, यानी प्लांट क्या बहुत छोटा है क्या बहुत बड़ा है, उस हिसाब से उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है
उतना आपको मिनरल न्यूट्रिएंट वहां पर सप्लाई करना पड़ेगा इन द वेरी सेम रेशियो, दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको क्या है, आपको सिर्फ प्योर पानी लेना है और उसके अंदर मिनरल सॉल्ट डाल देने हैं, आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके अंदर आप प्लांट को ग्रो करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, प्लांट अपना मस्त तरीके से ग्रो हो जाएगा। राइट? अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि जब आप कोई एलिमेंट ऐड करते हो या आप कोई एलिमेंट रिमूव करते हो या उसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंसंट्रेशन में देते हो, तो एक्चुअल में प्लांट की ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। यानी समझ लो एक ट्री है या एक प्लांट है, लेट्स से, राइट, ऐसा ट्री बोलना तो थोड़ा गलत हो जाएगा यार हाइड्रोपोनिक्स में। एक प्लांट है, इस प्लांट को मैंने दिया बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, प्लस प्लस नाइट्रोजन अगर मैंने दे दिया, तो इसमें क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, प्लांट में डिजीज आ गई। तो मैं क्या कहूंगा कि ज्यादा नाइट्रोजन खराब है, फिर मैं बहुत कम नाइट्रोजन देके देखूंगा, ठीक है, बहुत कम नाइट्रोजन देके देखूंगा, तो भाई डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो भी डिजीज आ जाएगी। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर रेंज की जब नाइट्रोजन दूंगा ना, मैं ऑप्टिमम नाइट्रोजन दूंगा, तब क्या होगा मेरे दोस्त, ये बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाएगा। यानी ये वो कंसंट्रेशन है जो मुझे देनी है नाइट्रोजन की। तो मैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम कंसंट्रेशन निकालता हूं। सेम आई कैन डू फॉर सल्फर, सेम आई कैन डू फॉर मोलिब्डेनम, सेम आई कैन डू फॉर कैल्शियम एंड एवरीथिंग एल्स। समझ लो एक प्लांट है, एक प्लांट को अगर मैंने 50 mg नाइट्रोजन दिया तो उसमें टॉक्सिसिटी हो गई। टॉक्सिसिटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा हो गई भाई 50 mg तो। लेकिन जब मैंने 5 mg आपका नाइट्रोजन दिया तो वहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, यानी ये बहुत कम है। तो मैंने फिर क्या देखा, एक मैंने रेंज ऑब्टेन करी। वो रेंज ये है कि जब मैं 15 से 25 mg देता हूं नाइट्रोजन किसी प्लांट को, तो ये ऑप्टिमम है। तो मैंने क्या पता कर लिया, मैंने एक चार्ट बना लिया, उसमें मैंने लिख लिया कि भैया नाइट्रोजन स्पेसिफिक प्लांट को 15 से 25 mg देना है, ना कि 50 mg, ना कि 5 mg। इसमें क्या रहेगी, ग्रोथ आपकी बढ़िया होगी, ऑप्टिमम ग्रोथ होगी। ग्रोथ अगर बढ़िया तो आपका काम अच्छे तरीके से चलता रहेगा। ऑलराइट, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को नोट कर लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके बिना तो प्लांट का काम चलेगा ही नहीं। समझ लो मैंने नाइट्रोजन हटा दिया किसी प्लांट में से, तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ अफेक्ट दिखेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम दिखेंगे। नाइट्रोजन जैसे मैंने हटाया, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली हो जाएंगी, तो मुझे पता लगेगा हाँ यार बीमार हो जाता है प्लांट नाइट्रोजन हटाने से। नाइट्रोजन इज एसेंशियल। सिमिलरली मैंने मोलिब्डेनम हटाकर देखा, मैंने सल्फर हटा के देखा, मैंने पोटेशियम हटा के देखा, मैग्नीशियम हटा के देखा, मैंगनीज हटा के देखा, क्लोरीन हटा के देखा, सोडियम हटा के देखा, अलग अलग चीजें हटा के देखी और मुझे यह पता लगा कि कौन सा एसेंशियल है, कौन सा एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वाटर के अंदर अलग अलग क्वांटिटी में मिनरल्स डाल के देख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ा एक प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। आज के दिन में टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस जो मैंने आपको पहले बताया था, ये उगाए जा चुके हैं बाय दिस टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। अब तो बहुत सारी सब्जियां हो चुकी हैं, बट एनसीईआरटी में ये है, तो इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन आएगा। और ये जो आपका सिस्टम है ना, ये एडिक्वेटली एरेटेड भी होना चाहिए, यानी इसके अंदर एयर भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई प्लांट जो है ना, उसको ऑक्सीजन की भी तो जरूरत है। वो अगर आपका फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन आने के बाद ही तो वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा ना। तो यहां पर एरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑक्सीडेशन जब होगी तभी बेहतर तरीके से एक प्लांट को क्या मिल पाएगी, एनर्जी मिल पाएगी, तभी एक प्लांट को बेहतर तरीके से एनर्जी मिल पाएगी। राइट, सो दैट्स व्हाई कंप्लीट एरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखो, ये प्लांट है, यहां पर कॉटन लगा दिया जिससे प्लांट जो है डीस्टेबलाइज ना हो, एकदम सीधा इरेक्ट खड़ा रहे। अब आपने यहां पर वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए पहले से एक आपने डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इस फनल में डाल रखा है। इससे आप ऐड करते रहते हो कि इस फनल को या तो आप नीचे से लॉक कर सकते हो, लॉक हटा सकते हो, बट वो काफी डिफिकल्ट होता है। बट यूजुअली अभी क्या होता है, दैट दिस फनल इज लॉक्ड फ्रॉम हियर। ओके, जैसे कोई अनवांटेड चीज, क्योंकि काफी बार लेबोरेटरी में जब ये चीज होती है, कोई अनवांटेड चीज कोई ऐड ना कर दे। जो साइंटिस्ट जिस टेबल पे काम करता है वो अपने टेबल का पूरा ध्यान रखता है। दैट्स व्हाई ये फनल यूजुअली इसमें पड़ी नहीं रहती, अगर पड़ी भी रहेगी तो लॉक रहेगी। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर कोई पेपर वेपर बांधा होता है वो हटाते हैं और डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो हम बना के लाए होते हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और ये धीरे धीरे आपका रिश्ता हुआ नीचे तक चला जाता है। यानी ये जो यहां पर है, ये डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यहां पर ऐड हो जाएगा। डिफाइंड वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पानी यहां पर पहले से है, न्यूट्रिएंट यहां पर पहले से है, तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब पानी ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, इंक्लूडेड है। एरेटिंग ट्यूब है, हवा इसके अंदर आ जाएगी तो एनर्जी भी बनाता रहेगा प्लांट।
और अपने मेटाबॉलिज्म को भी चलाता रहेगा। सो ये आपका बेसिक सेटअप है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कल्चर का या हाइड्रोपोनिक्स का। लेकिन क्या हाइड्रोपोनिक्स में हम सिर्फ एक ही प्लांट उगाते हैं? नहीं, हजारों प्लांट होते हैं। तो हजारों प्लांट एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं? इस हिसाब से ये एक पाइप है, और इस पाइप में ना जो नॉर्मल आपके प्लास्टिक के पाइप आते हैं ना गोल गोल, ये वही मोटा वाला पाइप है। इसमें आप ऊपर छेद करते हैं और इसमें काफी सारे प्लांट्स को फंसाने की जगह आपको मिल जाती है, जैसे यहां पर, यहां पर, यहां पर एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर आपके प्लांट्स फंस जाते हैं। तो इनकी जड़ें कहां है? अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे, अगर प्लांट को आपने इस तरीके से फंसा दिया है तो इसकी जड़ें ऐसे हैं। ऐसे क्यों है? क्योंकि पानी यहां से बह रहा है इस डायरेक्शन में। तो इनकी जड़ों को पानी जो है भिगाता हुआ चला जाता है, और जड़ों को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं वो पानी से उठा लेता है, और प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। ये पानी कैसे बहता है? ये जो पूरा सेटअप है ना, इट इज अ बिट टिल्टेड। ये एकदम ऐसा सीधा नहीं रहता, ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, तो पानी एक डायरेक्शन में बहता रहता है। फिर सर ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर से नीचे आना तो पानी का आसान है, लुढ़कता हुआ आ जाएगा भाई ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ऊपर कैसे जाएगा? दोबारा सर्कुलेट करना पड़ेगा ना बार बार पानी। ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास मोटर लगी हुई है, पंप लगा हुआ है, राइट। तो एक पंप है जिससे हम नीचे से ऊपर पानी को भेज देंगे, और एलिवेटेड एंड से नीचे तो पानी अपने आप आ जाएगा भाई। और एरेशन भी हम यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर भी आपके यहां पर प्रोवाइडेड है, और मिनरल न्यूट्रिएंट तो आपका सोल्यूशन के फॉर्म में तैर ही रहा है। दिस इज अ प्रॉपर हाइड्रोपोनिक सेटअप, जहां पे आप हजारों प्लांट्स को उगा सकते हो। एक बड़ा पाइप लो या फिर सीरीज ऑफ पाइप्स बना दो, एक जगह से मोटर से पानी फेंकते रहो, और वो पानी खुद तैर तैर के दोबारा से उसी टैंक में आ जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर आप पानी की दिशा देखना चाहो, देखो यार, यहां से पंप ने पानी फेंका, यहां तक तो पानी खुद चला जाएगा पंप से, फिर नीचे अपने आप आ जाएगा और यहीं पे आ गया। तो यही पानी बार बार सर्कुलेट होता है, बस न्यूट्रिएंट्स जो है कम होते रहते हैं, क्योंकि प्लांट एब्जॉर्ब कर ले रहा है जितना उसे वाटर चाहिए, जितना उसे मिनरल चाहिए। तो ये जो है मेरे भाई धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा सोल्यूशन, एंड अल्टीमेटली इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, एंड बाद में नया सोल्यूशन हम लोग इस टैंकी के अंदर ऐड कर देंगे, जिससे कि उसे दोबारा सर्कुलेशन में डाला जाए। अब ज्यादातर जो आपके मिनरल्स है ना, ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, आपको पता है, क्योंकि मिनरल्स कहां से मिलते हैं? मिनरल्स हमें मिलते हैं फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक से मिलते हैं, जब पत्थर टूटते हैं तब जाके आपकी मट्टी बनती है, उस मट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स जो है पानी के साथ साथ ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम के थ्रू ही ऊपर जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और हमें जो है सॉइल से मोर देन 60 एलिमेंट्स मिलते हैं आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। यानी अभी तक 105 से भी ज्यादा एलिमेंट्स जो आ चुके हैं धरती के ऊपर, उनमें से 60 एलिमेंट्स जो है ये आपके अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं। सब में 60 नहीं पाए जाएंगे, लेकिन अलग अलग प्लांट्स में पाए जाएंगे। जैसे कुछ आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो सेलेनियम तक को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जैसे कि एस्ट्रागैलस, ये सेलेनियम तक को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो गोल्ड माइंस के आसपास अगर मिलेंगे तो उनके अंदर गोल्ड जो है आपका वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। कुछ जो आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर साइट्स के आसपास प्रेजेंट होंगे, उनमें रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम आपको देखने को मिलेगा। यानी जिस जगह की मिट्टी जैसी है, वहां पे जो एलिमेंट बहुतायत में है, अबंडेंस में है, वही तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ना। तो किसी जगह पर कोई स्पेसिफिक मिनरल अगर बहुत ज्यादा मिलता है ना, तो उसे ही यूजुअली एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑलराइट, तो मिनरल्स जो है ये हम तब भी डिटेक्ट कर सकते हैं जब इनकी क्वांटिटी काफी लो हो, जैसे कि 10 रेज टू द पावर -8 ग्राम पर एमएल। यानी अगर 1 एमएल में 10 रेज टू द पावर -8 ग्राम भी अगर कोई, इतना कम भी अगर कोई मिनरल प्रेजेंट है, हम उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इतनी सेंसिटिव टेक्निक्स है हमारे पास। लेकिन बात यह है कि क्या ये सेलेनियम, स्ट्रोंशियम, गोल्ड ये सच में इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, या बस मिट्टी में पड़े हैं तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं? सिर्फ कुछ ऐसे चुनिंदा ही एलिमेंट्स हैं जिनको आप कह सकते हो दे आर असेंशियल। बाकी सारे जो हैं वो ना भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन 17 ऐसे एलिमेंट हैं जो असेंशियल होते हैं। तो आप यूजुअली मिनरल्स को डिवाइड करते हो इनटू टू कैटेगरीज। एक तो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इनके नाम और इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन माइक्रो और मैक्रो को ही हम लोग बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट, जिनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है? हम किस क्राइटेरिया के बेसिस पे कहेंगे कि एक एलिमेंट एसेंशियल है या वो नॉन एसेंशियल है? सबसे पहली बात तो ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी वो एलिमेंट अगर ग्रोथ या रिप्रोडक्शन मतलब करवा रहा है, तो उसको जब आप हटाओगे ना मिनरल को, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी।
अगर भैया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं हो रही तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी एक एलिमेंट जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसकी एकदम डायरेक्ट प्लांट के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो एसेंशियल कहलाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर जो है लाइफ साइकिल ही पूरी नहीं हो पाएगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुआ तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल। यानी ऐसा नहीं है कि भाई मैग्नीशियम की कमी हुई और मैंने बदले में बोला कि यार तुम्हारे पास चलो मैग्नीशियम कम है, ये लो 5 ग्राम एक्स्ट्रा कैल्शियम ले लो। भाई जो काम मैग्नीशियम करता है ना वो मैग्नीशियम ही करेगा, वो कैल्शियम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तू मेरी टैबलेट ले जा गेम खेलने के लिए और बदले में ना मुझे अपना तू स्कूल बैग दे दे। अरे यार दोनों का अलग अलग फंक्शन है ना, स्कूल बैग अलग काम आता है, टैबलेट अलग काम आती है। तो नॉन रिप्लेसेबल कोई चीज होनी चाहिए, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते। तो अगर एक एलिमेंट की कमी है और उसके बदले में आप दूसरा एलिमेंट दे रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, यानी ये अपने एंजाइम्स वगैरह को डायरेक्टली एक्टिवेट करते हो एज अ कोफैक्टर। तो एक एंजाइम पर्टिकुलरली उस एलिमेंट के आने पर ही अनलॉक होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आने पर ही एक्टिवेट होगा, अदरवाइज एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो क्या हुआ, अगर हमें चाहिए कि हमारा काम निकले, अगर हम चाहते हैं कि मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से हो, तो हमें वो एलिमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलने वाला है। ओके, सो बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया है। पहला कि वो डेवलपमेंट में यानी कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में डायरेक्ट रोल अदा करे, तो अगर वो नहीं है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, प्लांट की डेथ हो जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इररिप्लेसेबल हो, कि अगर एक चीज मैंने ऐड करी है ओके, या एक चीज मैंने हटाई है, उसकी जगह मैं कोई दूसरी चीज देता हूं तो काम नहीं चलेगा, मुझे वही चीज ऐड करनी पड़ेगी जो मैंने हटाई है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रूल है, यानी अगर मैंने कोई एलिमेंट हटाया मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू लाइफ, मेटाबॉलिज्म खत्म, जिंदगी खत्म, सीधी सी बात है ये। तो ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, बाकी सारे जो है उनमें काम चल जाता है, लेकिन कुछ ही, जैसे हमने बोला मोर देन 60 एलिमेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में, इनमें से कुछ ही एब्सोल्युटली एसेंशियल है, बाकी ना भी हो तो प्लांट जिंदा रह लेगा। तो ये जो एब्सोल्युटली एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में डाला गया है। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी मात्रा ज्यादा चाहिए, कितनी ज्यादा चाहिए देखो, 10 मिलीमोल पर केजी, यानी अगर एक प्लांट 100 केजी का है तो इस 10 मिलीमोल को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मुझे 1000 मिलीमोल चाहिए रहेगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर मुझे उस प्लांट में 100 केजी के प्लांट में 1000 मिलीमोल से ज्यादा एक एलिमेंट मिलता है तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा। और अगर मुझे 10 मिलीमोल पर केजी से कम चाहिए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा अगर मुझे लगा तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और अगर 10 मिलीमोल पर केजी से मुझे कम लगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनके एग्जांपल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, और एग्जांपल्स के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे बड़ा एग्जांपल है कौन सा, पीके का मग, कौन सा पीके का मग, सारी चीजें हमने सिंपल लिख दी है। अब कौन का देखो, कौन क्या हो गया, CHON, कौन पढ़ोगे इसको, बिल्कुल पढ़ोगे। सा का मतलब क्या हो गया, सल्फर, कौन सा। पीके एकदम सीधा लिख दो, पीके का एकदम सीधा लिख दो, और मग जो है इसमें mg आ जाएगा, तो ये सीधा लिख दो। ठीक है, कौन सा पीके का मग, कितने एलिमेंट्स हुए गिन लो मेरे भाई एक बार, CHON 4, S 5, पीके का मग टोटल कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। इन 9 एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो इसमें क्या होगा, आप जो सीरीज पढ़ते हो ना 21 से 30 तक, जब आप एटॉमिक नंबर याद करते हो तो क्या आता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनोडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। अब इसमें से बस कोबाल्ट हटा दो और यहां से स्टार्ट कर दो Mn से, ये जो आगे के सारे बचे ना, यानी Mn, Fe, Ni, Cu, Z है।
और कोबाल्ट क्यों हटाया वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने यहां पर, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट हटा दिया, निकल, कॉपर, जिंक, ऑलराइट। एंड यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो अब आता है एक और इंपॉर्टेंट खेल। अब आगे देखो कैसे कैसे याद करना है, यहां पर देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहां पर क्या क्या नोटिस कर लिया है वो हटा देते हैं एंड बचे हुए की एक ट्रिक बना लेते हैं। तो हमने यहां पर अभी तक याद कर लिया स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ओके, कोबाल्ट हट गया था, निकल, कॉपर, सॉरी यहां पर, और जिंक, ठीक है। अब देखो अपने पास 3 बचा है जो कि हम याद करेंगे मोबाइल चार्जर से। मोबाइल चार्जर से कैसे, अब हमारे पास बचा है मोलिब्डेनम, तो एमओ हो गया, बी मतलब बोरॉन, तो मोबाइल का एब्रिविएशन होता है एमओबी, तो मोलिब्डेनम, बोरॉन, और चार्जर सीएच से स्टार्ट होता है चार्जर, तो क्लोरीन। तीनों याद हो गए, राइट। अब हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये 5 हो गए। और अब मोबाइल चार्जर तो मोलिब्डेनम, बोरॉन, और चार्जर सीएच से स्टार्ट होगा तो क्लोरीन, ठीक है, जिसको हम लोग सीएल लिखते हैं। तो हम यहां पर बेसिकली सीएल लिख देंगे, सिर्फ ये बात मुझे बतानी थी। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो 9 वो थे, 8 ये थे। क्या मैं कह सकता हूं 17 असेंशियल एलिमेंट्स यहां पर मौजूद है, माइक्रो और मैक्रो प्लस करके 17 असेंशियल एलिमेंट्स, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। असेंशियलिटी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लस 4 आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। 4 बेनिफिशियल, हायर प्लांट की ग्रोथ में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें मैं बोलता हूं कोना शीशे, ओके। शीशे को कोने में रख दिया, तो कोना में रख दिया किसको, शीशे को। अब एकदम हिंदी में नहीं घुसना है, सर शीशे नहीं शीशे होता है, अरे भाई मुझे पता है, बट ट्रिक इसी से बनेगी ना। कोना मतलब कोबाल्ट, यहां पे मैंगनीज के बाद हमने देखा था स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। यहां बीच में क्या है, कोबाल्ट मिसिंग है ना, निकल से पहले। वो कोबाल्ट कहां पे आ गया, वो कोबाल्ट यहां पे आ गया, इसीलिए मैंने कोबाल्ट छोड़ा था। अब याद हो जाएगा तुम्हें, को ना मतलब Na, सी दैट इज सिलिकॉन, से मतलब सेलेनियम। तो कोना सी से क्या है आपके बेनिफिशियल, ठीक है। अब ये जो अगली स्लाइड है उड़ती हुई दिखाई देगी। अब मान के चलो यार सब याद हो जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जो 10 मिलीमोल पर केजी चाहिए ड्राई मैटर में, यानी वाटर हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका अमाउंट वेरिएबल हो सकता है प्लांट्स के अंदर, दैट इज करेक्ट। अब यहां पर क्या है, कौन सा पीके का मग, CHON, सा मतलब सल्फर, पीके दैट इज फॉस्फोरस पोटेशियम, का दैट इज कैल्शियम, मग दैट इज मैग्नीशियम। इसमें जो आपको कार्बन है, जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में प्रेजेंट है, एंड आपका हाइड्रोजन है, ये आपको CO2 एंड वाटर से मिलता है। बची हुई सारी चीजें आपको सॉइल से मिलती हैं। ये बात हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में जान चुके हैं। ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट को ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम होती है काफी प्लांट के अंदर, तो ये ट्रेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ओके। तो 10 मिलीमोल पर केजी से कम जो है इनकी ड्राई मैटर में क्वांटिटी पाई जाएगी। एग्जाम्पल हमें याद हो ही गया, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम हटा दो, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट हटा दो, निकल, कॉपर, जिंक, 5 ये हो गए। देन मोबाइल चार्जर मोलिब्डेनम, बोरॉन, एंड चार्जर मींस क्लोरीन। तो यहां पर 17 आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए, जबकि कोना सी से यानी कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोना सी से आपके हायर प्लांट द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। इन्हें बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। मेन जो आपके एसेंशियल हैं वो 17 ही हैं, 9 प्लस 8 मैक्रो प्लस माइक्रो। अब जो ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, इनको भी अलग अलग कैटेगरी में तोड़ा गया है, 4 बड़ी कैटेगरीज के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन ये करते क्या है प्लांट की बॉडी के अंदर। पहला काम, ये प्लांट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कौन, CHON। स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे यार, ये है ना प्लांट के अंदर पाए जाने वाले सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। प्लांट का मान के चलो यार लगभग 99% जो है ना, या मोर देन 95% जो है,
वो ये 4 एलिमेंट बनाते हैं। और अगर मैं sp भी लगा दूं, CHON कॉन sp, अगर मैं ये भी लगा दूं तो भाई मोर देन 90% जो 99% सॉरी, जो आपका प्लांट का वेट है वो आपका कॉन sp में ही आ जाएगा। तो कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो है, ये तो हर ऑर्गेनिक मैटर के पार्ट है। हाइड्रोजन वाटर का भी पार्ट है, ऑक्सीजन भी वाटर का पार्ट है। बॉडी में 70% वाटर ही है, तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं 70% कवर कर दिया ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो कार्बन जो है, नाइट्रोजन जो है, सल्फर जो है, फॉस्फोरस जो है, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स बना लेते हैं। चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, तो ये सबसे मेन है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, आपके बायोमोलिक्यूल्स बना लेते हैं। आपकी बॉडी में जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये वो सारे के सारे तैयार करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स को भी बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के सेंटर पे पाया जाता है, और क्लोरोफिल आपका क्या बनाती है, क्लोरोफिल आपका फूड बनाने में हेल्प करती है प्लांट का। और ये फूड जब ऑक्सीडाइज होता है तब जाके प्लांट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तब जाके आपकी क्या बनती है, एटीपी बनती है। तो ऑटोमेटिकली ये बात हमें याद आ गई, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। यानी क्लोरोफिल इज एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट। जहां मैग्नीशियम लगता है तो मैग्नीशियम एक आपका एसेंशियल एलिमेंट है जो एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। एटीपी में क्या है, एटीपी जो मैंने यहां पे लिखा, जो असली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, करेंसी ऑफ एनर्जी है, इसमें क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, नाम में ही फॉस्फेट है ना, तो क्या रहेगा यहां पर, फॉस्फोरस रहेगा। तो क्या रहेगा यहां पर, फॉस्फोरस रहेगा। तो ये आपके एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो 4 कैटेगरीज है, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा एनर्जी, तीसरा मेटाबॉलिज्म, यानी ये एक्टिवेट या इनहिबिट करेंगे एंजाइम को। यानी या तो एक्टिवेटर हो सकता है, इनहिबिटर जो हमने कोफैक्टर्स पढ़े थे ना बायोमोलिक्यूल्स में, सेम चीज यहां पर बता रखी है। जैसे आपका Mg डाई पॉजिटिव है, तो ये आपका एक्टिवेटर है रुबिस्को का भी और पेप कार्बोक्सिलेज का भी। ओके, ये एक्टिवेटर है आपका रुबिस्को का, जो दुनिया का सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दुनिया का सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम रुबिस्को आपका Mg से एक्टिवेट होता है। प्लस पेप केस, पेप का मतलब है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, केस का मतलब है कार्बोक्सिलेज, यानी पेप को कार्बोक्सिलेट करने वाला, पेप के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने वाला, ये जो आपके एंजाइम्स हैं इनमें Mg जो है इट्स एन एक्टिवेटर। दोनों के दोनों ही कार्बन फिक्सेशन में यानी फोटोसिंथेसिस में, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसको भी पेप केस भी याद करने की जरूरत नहीं। जिंक जो है ये आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में काम आता है, इट्स एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो अल्कोहल से हाइड्रोजन हटा दे। ओके, मोलिब्डेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू आया हुआ है 2-3 बार। मोलिब्डेनम इज एन एलिमेंट जो नाइट्रोजिनेज का पार्ट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट योगदान है, तो सबसे पहला है आपका मोलिब्डेनम। देन आयरन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर मोफी प्रोटीन्स नाम के प्रोटीन्स होते हैं, मोफी प्रोटीन्स। ओके, ऐसे प्रोटीन जिनमें मोलिब्डेनम भी है, आयरन भी है, इन्हें मोफी प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो मोलिब्डेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाइट्रोजिनेज में पाया जाता है। ओके, यानी कि मेटाबॉलिज्म में काम कर सकते हैं। चौथा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल में, भाई आपकी बॉडी में जो चीजें घूम रही हैं, जो ब्लड है, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपकी ब्लड का पीएच इधर उधर हुआ तो आपकी पूरी बॉडी नष्ट हो जाएगी। सिमिलरली प्लांट के अंदर भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक सेल का बरकरार रखने के लिए कैटायनिक और एनायनिक बैलेंस का होना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट कैटायंस कौन से होते हैं, यहां इंपॉर्टेंट कैटायंस होते हैं आपके सोडियम पोटेशियम, इंपॉर्टेंट एनायन होता है आपका क्लोरीन। तो यूजुअली ये जो है मिलकर के चीजों को रेगुलेट करते हैं। जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग, स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, इसके लिए एक थ्योरी दी जाती है, दैट इज पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। तो यहां से आप बता सकते हो कि भैया पोटेशियम ही रेगुलेट करता है कि स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा। तो 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं एसेंशियलिटी के। ओके, 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स उस हिसाब से काम कर सकता है। या तो प्लांट का स्ट्रक्चर बनाएगा, या वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, या वो एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा, या वो आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ड्राइव करने में हेल्प करेगा। ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हमें समझना है कि जो भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं ना, 17 के 17, उनमें से कौन कौन सा न्यूट्रिएंट किस किस काम आता है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ये हमें जानना है।
तो यहां पर मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा और जो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स, उन्हें आपको उसी हिसाब से याद करना है, उसी हिसाब से नोट करना है जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। तो एलिमेंट जो है, एसेंशियल एलिमेंट्स, काफी सारे काम करते हैं। जैसा आपने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि 4 मेजर काम है: ऑस्मोटिक पोटेंशियल रेगुलेशन, देन आपका एनर्जी ट्रांसडक्शन, देन आपका स्ट्रक्चर, देन आपका मेटाबॉलिज्म। तो यहां पर ये काम जो है वो है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को बरकरार रखना, यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला खेल हो गया। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स है कि कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी, जो सेल परमिएबिलिटी से ही एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, और ऐसे एक साइकिल डेवलप हो जाती है। बफरिंग एक्शन, यानी एसिड बेस जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिवेट और इनहिबिट कैसे होता है। ये जो है आपके इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स और कोएंजाइम भी बनाते हैं। ये चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका बस लैंग्वेज ऑल्टर करके लिखा हुआ है, लेकिन हमें देखना है कि अब स्पेसिफिक एलिमेंट का क्या पर्टिकुलर काम है यहां पर एक प्लांट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है? इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बात करें ना, नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में भी नाइट्रोजन अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए, और ये ज्यादातर नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकता है, तो इट कैन आल्सो बी टेकन अप एज नाइट्राइट एंड अमोनियम आयंस, लेकिन ज्यादातर ये नाइट्रेट की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में काफी कम, एंड अमोनियम आयन की फॉर्म में काफी कम। ठीक है, ये ज्यादातर कहां एब्जॉर्ब किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी वो टिश्यूज, वो सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करते टाइम काफी एनर्जी चाहिए। जब डिवाइड हो रहा है सेल, तो डीएनए भी डॉटर सेल्स में बराबर बांटना है, प्रोटीन्स भी बराबर बांटने हैं, तो वो डीएनए कौन बनाता है? डीएनए बनाता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, नाम में ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी ना। प्रोटीन में क्या है? अमीनो एसिड्स है। अमीनो, नाम में ही अमीनो, नाइट्रोजन है। अमीनो क्या है? NH3, राइट। सो मेटाबॉलिक एक्टिव जो सेल है, जो लगातार रिएक्शंस करते हैं, लगातार डीएनए बनाते हैं, लगातार प्रोटीन बनाते हैं, भाई हर चीज में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन कैसे बनाता है? प्रोटीन बनेंगे आपके अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप जो है वो है NH3, तो नाइट्रोजन आ गया, तो प्रोटीन बनेगा तो नाइट्रोजन चाहिए। प्रूफ हो गया। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे बनेगा? नाइट्रोजनस बेसिस से। मेरे भाई नाम ही नाइट्रोजनस बेसिस है, तो नाइट्रोजन आ तो गया, काम खत्म। विटामिन, काफी सारे ऐसे विटामिन हैं जिनमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नियासिन वगैरह में, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। सेकेंडली हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आपके पेप्टाइड हॉर्मोन्स भी होते हैं, यानी प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स भी होते हैं। तो पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड भी आपका प्रोटीन की तरह अमीनो एसिड से बनेगा, अमीनो एसिड से बनेगा तो अमीनो ग्रुप इसके अंदर होगा, यानी NH3, यानी जाहिर सी बात है नाइट्रोजन होगा। यानी प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे विटामिन या हार्मोन, सब में नाइट्रोजन है, हमें पता लग गया। तो जाहिर सी बात है कि ये सेल में रिक्वायर्ड है इन ग्रेटर क्वांटिटी। मेनली एब्जॉर्ब होता है एज नाइट्रेट, बाकी एब्जॉर्ब हो सकता है नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में भी। अब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कहां कहां देखने को मिलेगा? पहली बात तो फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। फॉस्फेट आयन दो तरीके के हो सकते हैं, H2PO4 नेगेटिव, और अगर आप एक और हाइड्रोजन लूज कर दोगे तो ऊपर आपका 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों को फॉस्फेट आयन ही बोला जाता है। ये क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाएगा भैया? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है? लिपिड और प्रोटीन। इसमें लिपिड कौन से हैं? मैंने आपको बताया था, फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड्स। अब नाम ही फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फेट आ गया ना भैया, दिक्कत थोड़ी है, आ गया फॉस्फेट। तो सेल मेम्ब्रेन में तो पक्का प्रेजेंट है। सर्टेन प्रोटीन्स, ओके, इन्हें क्या कहा जाता है? फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, या इन्हें कहा जाता है फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स, जिनमें फॉस्फेट अटैच कर दिया जाता है एक नॉर्मल प्रोटीन के साथ, तो प्रोटीन में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। ऑल न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड तीन चीजों का बना है मेरे दोस्त: नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट आ तो गया। और न्यूक्लियोटाइड, भाई न्यूक्लियोटाइड आ गया ना नाम में,
तो न्यूक्लियोटाइड भी क्या है, इसी से तो न्यूक्लिक एसिड बना है, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट आएगा। तो यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट एज अ थर्ड ग्रुप प्रेजेंट ही होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड इज रिक्वायर्ड इन ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। भाई फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन का मतलब ये है, आप फॉस्फेट एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो फॉस्फोराइलेशन के तो नाम में ही फॉस्फो आ गया ना, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं। तो ये तो एकदम टोटली बकवास चीज थी, यहां तो कुछ याद ही नहीं करना। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, यू कैन टारगेट इट वेरी इजीली। भाई सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फेट है, आपको पता है, फॉस्फोलिपिड नाम से। फॉस्फोराइलेट हो सकते हैं प्रोटीन भी। आपका न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड तो बनता ही फॉस्फेट से, दैट इज द थर्ड कंपोनेंट। तो इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं। और फॉस्फोरस है तो फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ये भी बहुत नॉर्मल बात है। यहां पर बस आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं कि विटामिन में नाइट्रोजन है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। बाकी हार्मोन भी आपको पता है, ह्यूमन हार्मोन की बात कर लो यार, इंसुलिन ग्लूकागॉन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है ना, तो इसमें नाइट्रोजन होता है, ये हम याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहां तो आपको एक आधी चीज याद करनी है, सिर्फ विटामिन वाली। यहां पे आपको एक भी चीज याद नहीं करनी है, टेक्निकली तो एक भी याद नहीं करनी, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो यार, जब हम रिवीजन करें तो बढ़िया तरीके से हो जाए। तो विटामिन वाला पॉइंट हम लोग बस याद कर लेते हैं। इसके अलावा यार एक्टिव सेल्स में और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में जरूरत पड़ती है, ये सबको पता है। ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए रहता है, ये चलो हम याद कर सकते हैं। यहां तो कुछ याद नहीं करना, यहां कुछ याद नहीं करना। पोटेशियम वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम पोटेशियम आयन के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगा, इसका तो एक ही फॉर्म है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो डिवाइड करते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जैसे बर्ड ग्रो करके फ्लावर बनना चाहता है, लीव्स जो है बड़े होना चाहते हैं, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, रूट टिप और बेहतर होना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, इन सब में यानी जो डिवाइडिंग टिश्यू है इनमें सबसे ज्यादा चाहिए रहता है। मैंने आपको बताया था एनायन कैटायन बैलेंस में तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है एक प्लांट के अंदर। कौन कौन सी चीज मैंने आपको बताया था? व्हेन इट कम्स टू कैटायन सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, व्हेन इट कम्स टू एनायन आपका क्लोरीन आ गया। तो पोटेशियम आ गया ना इसी के अंदर, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे याद करें सर? पोटेशियम की स्पेलिंग देख लो, पोटेशियम की स्पेलिंग देख लो, पीओटी, पोटेशियम में क्या आया? पीओटी आया। प्रोटीन की स्पेलिंग देख लो, पीआरओटी, पीओटी आया लगातार। रेलेवेंस देखो भाई, सिमिलैरिटी देखो, तो पोटेशियम इज सिमिलर टू स्पेलिंग इन प्रोटीन, यानी प्रोटीन में ये काम करेगा ही करेगा। छोटे ट्रिक लगाओ, हमेशा याद हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मेरे भाई पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस अभी बताई थी ना मैंने पीछे, अभी लिखी थी जस्ट, ये देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में तो पोटेशियम का रोल है ही। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ये कर सकता है बिल्कुल, प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम एक्टिवेट कर सकता है। चलो ये मान लिया कि वैसे तो यूजुअली सारे ही आयंस किसी ना किसी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मान लो, चलो कर दिया, ठीक है। टर्जिडिटी ऑफ सेल, मेरे भाई स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग वाली जो बात है वही आप रेलेवेंस ले सकते हो टर्जिडिटी ऑफ सेल में। एक सेल के अंदर पानी आएगा तो वो फैल जाएगा, फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो टर्जिड नहीं रहेगा। तो वो जो मेम्ब्रेन को जज करने वाली बात है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पोटेशियम। तो टर्जिडिटी ऑफ सेल भी याद नहीं करना। प्रोटीन के लिए हमने ट्रिक बना ली है, लेकिन सिंस इसको एक और बार हाईलाइट करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बहुत ठुल्लू सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी हमने मार्क कर दिया, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ ये दो अक्षर आपको यहां पर याद करने हैं। अब आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम कैल्शियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक ही फॉर्म है इसका, आयनिक फॉर्म, याद हो जाएगा। ये भी आपका डिवाइडिंग टिश्यूज में यानी मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग यानी जो मैच्योर हो रहे हैं उन टिश्यूज में ज्यादा पाया जाएगा। सेल वॉल से और उसके आसपास के जो इलाके हैं ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे मिडल लेमेला हो, चाहे सेल वॉल हो। तो सेल वॉल के आसपास जो मिडल लेमेला बनती है ना, वो कैल्शियम पेक्टेट की बनती है। और सेल वॉल से एसोसिएटेड क्या है? आपका मेम्ब्रेन भी। तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी ये काम करेगा। ओके, तो कैल्शियम पेक्टेट की मिडल लेमेला बनती है, ये हमें पता है, जो दो सेल्स को कनेक्ट करती है। तो अल्टीमेटली हमें आइडिया लग गया भाई, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का इसमें काम रहेगा। तो दोनों बातें हमारी साथ क्रैक हो गई। अब ये बनाता है माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल यानी माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें यह भी पता है कि कैल्शियम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, तो ये यूजुअली मोबाइल नहीं होता। लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि ये ट्रांसलोकेट नहीं किया जा सकता।
तो ओल्डर लीव्स में अक्यूमुलेट होता है और उन ओल्डर लीव्स के साथ ही झड़ जाता है नीचे। तो ये पॉइंट हमें पता है। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम, सारे करते हैं, किसी में ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉइंट, किसी में नहीं लिखा हुआ, यूजुअली लगभग सारे ही करते हैं। ओके, एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, तो ये भी वही बात है, एंजाइम में अगर ये एक्टिवेशन दिखा रहा है तो मेटाबॉलिज्म को ही रेगुलेट कर रहा होगा। तो यहां पर भी चलो यार एंजाइम वाला पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल वाला पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल साथ साथ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, सारे के सारे हो गए। ओल्डर लीव्स में अक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि नॉन मोटाइल है, ये हम पहले ही कर चुके हैं पुराने चैप्टर के अंदर। तो यहां भी सिर्फ हमें 2 पॉइंट ही याद करने पड़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैग्नीशियम, ये आपका Mg डाइपॉजिटिव, एक ही इसका आयनिक फॉर्म है, उसी में आपका एब्सॉर्ब होगा। रेस्पिरेशन में आप देखोगे अगले चैप्टर में, और फोटोसिंथेसिस में आप देखोगे कि अलग अलग एंजाइम्स मैग्नीशियम और मैंगनीज से, Mg और Mn से एक्टिवेट होते हैं। तो Mg और Mn आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा अगले 2 चैप्टर्स के अंदर, तो ये बात को याद करने की जरूरत नहीं है, आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे Mg Mn आपके दिमाग में रट जाएगा। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एक लाइन लिख देता हूं, काम खत्म कर देता हूं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस बता चुका हूं। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो यहां पर सेंट्रल डॉग्मा में चाहे डीएनए बन रहा हो, इसमें भी कुछ एंजाइम्स लगते हैं जो कि मैग्नीशियम ओरिएंटेड है, चाहे आरएनए बन रहा हो, इसमें भी कुछ एंजाइम लगते हैं जिनको एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम, और चाहे प्रोटीन बन रहा हो, प्रोटीन बनने के टाइम पे जो प्रोटीन फैक्ट्री हमें चाहिए रहती है, दैट इज राइबोसोम, वो आपका एक्टिवेट होता है बाय माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम। तो वो राइबोसोम की जो 2 यूनिट साथ में जुड़ती है ना, ट्रांसलेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, तो वो जो ट्रांसलेशन के टाइम पे 2 राइबोसोम की यूनिट साथ जुड़ती है, उनका एसोसिएशन कौन कराता है, मैग्नीशियम। सो चाहे डीएनए का बनना हो, चाहे आरएनए का बनना हो, चाहे प्रोटीन का बनना हो, राइबोसोमल असेंबली से ये आपका मैग्नीशियम कराता है। तो सेंट्रल डॉग्मा एक वर्ड याद कर लो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सेंटर पे पाया जाता है। ये हमने कब देखा था, जब हम अभी इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे कि एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट्स में भी ये पाया जाता है। तो एटीपी में फास्फोरस था और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में था, तो ये बात हमें पता है। तो यहां पर सिर्फ हमें एक ही चीज याद, एक भी याद नहीं करनी है, वैसे तो ये भी मैंने जबरदस्ती मार्क कर दिया। ओनली वन पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि सेंट्रल डॉग्मा को रेगुलेट करता है मैग्नीशियम, चाहे डीएनए बनना हो, आरएनए बनना हो, प्रोटीन बनना हो, मैग्नीशियम का रोल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। व्हेन इट कम्स टू सल्फर, तो ये सल्फेट आयन के फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है। ये आपका 2 अमीनो एसिड में पाया जाता है जिन्हें कहा जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन जो कि आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, एंड मिथाइनिन, राइट। तो सिस्टीन और मिथाइनिन 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं, ये हमें बायोमोलिक्यूल से ही पता है। ये काफी सारे कोएंजाइम्स भी बनाता है जो अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे। काफी सारे विटामिन भी ये बनाता है, जैसे थियामिन हो गया, बायोटिन हो गया, कोएंजाइम ए हो गया, एंड फेराडॉक्सिन हो गया। ओके, कोएंजाइम ए का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है। ये एंड में कोएंजाइम ए ग्रुप लगा हुआ है, तो बीच में क्या है, सल्फर आया ना। इसी हिसाब से अगर आप थियामिन बायोटिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी आपको सल्फर मिलेगा, बट यहां पर याद करने की काफी चीजें हैं। सिस्टीन मिथाइनिन हमको पहले से पता है, ये कोएंजाइम बनाता है। कोएंजाइम किसके बनते हैं, विटामिन के ही तो विटामिन और कोएंजाइम में से एक याद कर लो। विटामिन में थियामिन, बायोटिन और कोएंजाइम ए, और अलग से फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन आपका आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ोगे, आगे भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो फेराडॉक्सिन में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ऑलराइट, सो ये आपका सल्फर जो है बनाता है। आयरन, आयरन यूजुअली Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में जो है, यानी फेरिक आयन के फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है, राइट। Fe2 पॉजिटिव भी हो सकता है, बट Fe3 पॉजिटिव इज मोर प्रेडोमिनेंट। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन फिर भी इसका लार्जर अमाउंट चाहिए एज कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। यानी अगर बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट लेट से 2 मिलीमोल पर केजी चाहिए, तो ये 8 मिलीमोल पर केजी चाहिए। तो इसका अमाउंट जो है बहुत ज्यादा हमें चाहिए रहता है एज कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखो फेराडॉक्सिन जो हमने लास्ट में पढ़ा ना, लास्ट स्लाइड में, सल्फर के फॉर्म में, कि सल्फर फेराडॉक्सिन बनाता है, वो जो है आपका फेराडॉक्सिन आयरन भी कंटेन करता है। Fe जो है इज एन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। और साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में आपकी 2 चीजें आती हैं दोस्त, साइटोक्रोम में आपका आयरन भी है, ओके,
जो Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकता है, एंड यहां पर आपका कॉपर भी आता है जो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसे ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी ए गुड इलेक्ट्रॉन कैरियर। कैसे होगी ये चीज? ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आया एंड आई एम Fe3 पॉजिटिव, लेट से अगर मैं Fe3 पॉजिटिव हूं और मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा चार्ज एक कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना मेरे पास, तो मैं क्या बन जाऊंगा? Fe2 पॉजिटिव। मैं इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर दूंगा, मैं दोबारा से Fe3 पॉजिटिव हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन मैंने इस जगह से इस जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया। इट मींस दैट आई एम एन इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। सो Fe3 पॉजिटिव था मैं, इलेक्ट्रॉन आया, Fe2 पॉजिटिव हो गया, दोबारा से Fe3 पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन के जाते ही। अगर मैं कॉपर हूं तो मैं कॉपर डाई पॉजिटिव हूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया कॉपर पॉजिटिव हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन गया दोबारा कॉपर डाई पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये जो दोनों है ये आपको साइटोक्रोम में देखने को मिलते हैं, जबकि फेराडॉक्सिन में आपको Fe और S देखने को मिले, आयरन सल्फर आपको देखने को मिले। तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है एंड सो ऑन, रिवर्सिबली ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। आयरन जो है कैटलेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में इसका बड़ा हाथ है। तो हम ये पूछेंगे कि क्लोरोफिल में पाया क्या जाता है सेंटर पे? मैग्नीशियम, लेकिन क्लोरोफिल बनने में फॉर्मेशन में किसका हाथ है? आयरन। ये बात हमेशा याद रखना दोस्त। तो यहां पर क्या हो गया? फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, फेराडॉक्सिन बना लेगा FeS, ये दोनों बात याद करो जो मैंने लिखी है। साइटोक्रोम में कॉपर का एक पॉइंट यहीं पे याद कर लो जिससे आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। कैटलेज को ये एक्टिवेट करता है, बायोमोलिक्यूल में बात प्रेजेंट है बट एक और बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैग्नीशियम का तो हाथ है ही, यहां पर आयरन का भी हाथ है। ऑलराइट, अब देखो मैंगनीज Mn के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों ही जबरदस्त देखने को मिलेंगे, तो ये बात याद नहीं करनी है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंगनीज, मोलिब्डेनम भी होता है यहाँ पे, मैंगनीज भी होता है और कुछ अमाउंट ऑफ आयरन भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पूछी जाती ही है, तो इसमें ये तो हाईलाइट कर ही लो चलो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी पाई जाती हैं, एक तो आपका Mn और एक आपका क्लोरीन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो वाटर है ना, इसको टूटना बहुत जरूरी है, तब जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगा। तो यहां पर क्या होता है, ये आपके 4 प्रोटॉन्स बने प्लस आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स बने प्लस आपका O2 यहां पर लिबरेट हो गया। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फिर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तब बनेंगे जब पानी टूटेगा, और इस पानी के टूटने के लिए ना कौन कौन इंपॉर्टेंट है? MnCl इंपॉर्टेंट है। तो MnCl दोनों ही नाम याद करने बहुत जरूरी है। तो जब मैं आपको क्लोरीन पढ़ाऊंगा उस टाइम पर मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूंगा, तो याद रखना। और जब मैं कॉपर पढ़ा रहा हूंगा तो मैं ये आपका साइटोक्रोम का पॉइंट बता रहा हूंगा। ये दो बातें हमने बहुत पहले ही पढ़ ली। जिंक जो है ये जिंक डाइपॉजिटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ये कार्बोक्सिलेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस को एक्टिवेट करता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ना, उसको भी कौन एक्टिवेट करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसको भी कौन एक्टिवेट करता है? जिंक। और एक ट्रिक है A to Z, A to Z मतलब A फॉर ऑक्सिन, ऑक्सिन कौन बनाएगा? Z फॉर जिंक। ओके, तो A to Z, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद कर लो बस यहां पर कि कार्बोक्सिलेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस में यूजुअली आपका जिंक प्रेजेंट होता है। अब देखो यार, कॉपर है, कॉपर जो है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में काम करता है और ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन में आपका अवेलेबल होता है, जो मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये साइटोक्रोम्स बनाता है ना बेसिकली। तो साइटोक्रोम यहां पे लिखा हुआ था, आप यहां पे भी लिख सकते हैं, साइटोक्रोम बेसिकली बनाता है, इसमें याद करने का कुछ भी नहीं। बोरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोरॉन जो एब्जॉर्ब होता है ना, इसके एब्जॉर्प्टिव फॉर्म्स बहुत अलग है, BO3 3 नेगेटिव और B4O7 2 नेगेटिव, ये आपको याद ही करना पड़ेगा दोस्त। यहां पर और कोई चारा नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। इन फॉर्म्स में आपको बोरॉन देखने को मिलता है। ओके, BO3 3 नेगेटिव, B4O7 2 नेगेटिव। और ये किस चीज में इंपॉर्टेंट है? ये अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कैब वर्ड याद कर सकते हैं।
मैंने पर्टिकुलरली इसे कैब वर्ड से याद किया था। Ca मतलब कैल्शियम एंड बी मतलब बोरॉन। तो ये जो आपका बोरॉन है ना, ये कैल्शियम के साथ बहुत डीपली एसोसिएटेड है। और कैल्शियम का काम क्या था? कैल्शियम बना रहा था कैल्शियम पेक्टेट यानी मिडल लेमेला एसोसिएटेड सेल वॉल से। तो कैल्शियम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट था। तो क्या ये मेम्ब्रेन फंक्शनिंग यहां पे भी कर देगा? कर देगा। पॉलन जर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल इलोंगेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। बाकी सारी चीजें तो कैल्शियम करा देगा। दो पॉइंट जो यहां पर सबके बाप पॉइंट है वो ये है कि पॉलन जब आपका जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है स्टिग्मा के ऊपर, एंड कार्बोहाइड्रेट एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है, तो उसमें कौन काम करता है? आपका बोरॉन। तो कैब का भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैब से आपको यह पता लगा भाई, कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कैब लगेगी ट्रांसपोर्ट होने के लिए। और कैब का मतलब यह भी हो गया कि यहां पर कैल्शियम और बोरॉन साथ में काम करते हैं। तो कैल्शियम भी सेल इलोंगेशन सेल डिफरेंशिएशन में काम करता है। सेल जब ग्रो करता है, डिफरेंशिएट करता है, तो कैल्शियम की जरूरत पड़ रही थी। मेम्ब्रेन फंक्शनैलिटी में, सेल वॉल फॉर्मेशन में कैल्शियम की जरूरत पड़ रही थी। वो सारी चीजें तो होंगी होंगी। यहां पे दो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक तो कैब से कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन और पॉलन जर्मिनेशन। और इसके फॉर्म्स तो आपको याद करनी है, BO3 3 नेगेटिव, B4O7 2 नेगेटिव। अब देखो यार, मोलिब्डेनम, इसमें मोटू 2 पॉजिटिव याद करना है। MOO2 यानी मोटू 2 पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे बोलता था तो मेरे को याद हो जाता था, मोटू 2 पॉजिटिव है। अब मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों में ये पाया जाता है, यानी ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। तो इसमें एक चीज पढ़नी है बस, मोटू 2 पॉजिटिव। और नाइट्रोजन फिक्सेशन तो अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें मोलिब्डेनम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अभी छोड़ भी सकते हो। ऑलराइट, क्लोरीन है फिर तो Cl नेगेटिव इकलौता आयनिक फॉर्म है, इसी में आपका पाया जाएगा। अब सोडियम पोटेशियम तो आपके मेन कैटायंस है प्लांट सेल के, और Cl मेन एनायन है, तो एनायन कैटायन बैलेंस में काम करेगा, ये बात हम पहले से जानते हैं। Mn और Cl वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में काम कर रहे थे, ये भी हम पहले से जानते हैं। हम लोगों ने लिख लिया था कि MnCl यहां पर देखो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हमें पता है। सो वी डू नॉट नीड टू राइट इट डाउन। ऑलराइट, अब देखो यार, अब इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक और बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन सबसे अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए, और ये विटामिन में भी पाया जाता है। बाकी सारी चीजें हमें याद है। फास्फोरस में कुछ याद नहीं करना है, जो हमें पता है बेसिक कंसेप्ट से वही है। पोटेशियम की स्पेलिंग ही प्रोटीन से मिलती है, तो वो पॉइंट हमें याद नहीं करना है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम माइटोटिक स्पिंडल बनाता है और काफी एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। तो स्पिंडल फाइबर का जब पूछा जाए तो कैल्शियम इज द की वर्ड जो कि आपको याद रखना है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के सेंटर पर प्रेजेंट होता है और सेंट्रल, ओके देखो इसको याद करने का और बताता हूं। क्लोरोफिल के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, और सेंटर से याद कर लो सेंट्रल डॉगमा, सेंटर सेंटर डॉगमा, तो ऑटोमेटिकली याद हो गई ना चीजें। एक बार याद कर लो बस, क्लोरोफिल के सेंटर पे सेंट्रल डॉगमा, यानी डीएनए आरएनए प्रोटीन कुछ भी बनेगा, मैग्नीशियम का उसमें रोल होगा ही होगा। सल्फर इज इंपॉर्टेंट, कोएंजाइम विटामिन बनाता है, जैसे थियामिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फेराडॉक्सिन भी, जिसमें आपका आयरन भी इंपॉर्टेंट है। तो आयरन आ चुका है, तो यहां पे फेराडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स हो गए। कैटलेज को ये एक्टिवेट करता है और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका मैंगनीज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है। मोलिब्डेनम भी है, मोलिब्डेनम प्राइमरी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज का थोड़ा बहुत रोल है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में मैंगनीज एंड क्लोराइड। जिंक में एक तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा, A to Z यानी जिंक ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये पॉइंट हमें काम आएगा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी। कॉपर में कुछ खास याद नहीं करना है दोस्त। बोरॉन में उसकी एब्जॉर्प्टिव स्टेट यानी कि BO3 3 नेगेटिव, B4O7 2 नेगेटिव, एंड पॉलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, और कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड है, कैब वर्ड से आप याद कर सकते हैं। मोलिब्डेनम मोटू 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन में कुछ खास याद नहीं करना है। ये बातें हैं दोस्त, ये बातें हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितना क्या बचा हुआ है, सो दैट विल गेट एन आइडिया। ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 70 से, एंड नाउ वी आर एट अ स्टेज जहां पर हम लोग ऑलराइट 95 तक पहुंच चुके हैं। सो इट्स अ गुड नंबर, यानी हमें लगभग 10-11 स्लाइड्स बची हुई हैं, तो हमें लगभग आधा घंटा या 45 मिनट और लगेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बचा हुआ कंटेंट भी पढ़ लेते हैं। अब देखो यार, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, मैंने बोला कि एसेंशियल एलिमेंट 17 है।
नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, सल्फर है, काफी सारे। इनमें से अगर किसी एलिमेंट की कमी हो जाती है प्लांट के अंदर तो क्या क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। एंड उससे सिम्टम जो दिखाई देंगे, जैसे समझ लो कि मैं नाली में कूद गया, ओके, अब वहां पर बैक्टीरिया बैक्टीरिया थे तो उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया और मैं बीमार पड़ गया। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं बीमार पड़ गया? भाई कोई सिम्टम तो आए। अब मैं नॉर्मल बैठा हूं तो मुझे कोई नहीं कहेगा कि तुम बीमार लग रहे हो, लेकिन मेरा मुंह अगर लाल हो जाए, आंखें लाल हो जाए, तो लोग कहेंगे अरे यार तुम थके हुए और बीमार लग रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है जिससे पता लगता है कि मैं बीमार हूं। दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज सिम्टम्स। इन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम, किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से, राइट। तो यहां पर अगर कोई एलिमेंट कम हुआ है तो उसका असर दिखने लग जाएगा प्लांट के ऊपर, पत्तियां पीली हो जाएंगी या ब्राउन हो जाएंगी या उनके ऊपर धब्बे धब्बे आ जाएंगे, छोटे छोटे चिटके आ जाएंगे। अल्टीमेटली विल गेट टू नो अरे यार ये तो प्लांट बीमार है, यानी इसमें किसी एलिमेंट की कमी है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एलिमेंट की कमी है, उस एलिमेंट को प्लांट में डाल देंगे और वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। सो जब एक एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट हमें क्रिटिकल कंसंट्रेशन रेंज में चाहिए रहता है। यानी अगर हम एक प्लांट में बोले कि मुझे 5 mg से 10 mg तक की कंसंट्रेशन चाहिए रहती है, 10 से ज्यादा अगर मैं दे दूंगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, 5 से कम अगर मैं दे दूंगा तो जरूरत ही प्लांट की पूरी नहीं हो पाएगी, भूखा रह जाएगा। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन रेंज होती है। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर कम कोई चीज मैं देता हूं ना तो वो कहलाती है डेफिशिएंसी स्टेज, जिसमें मुझे कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, बीमारियां पता लगती हैं। तो एक या एक से ज्यादा ऐसी चीजें हो जाएंगी प्लांट के अंदर जो उसके स्ट्रक्चर को या फंक्शन को अलग कर देंगी। उसका स्ट्रक्चर अजीब दिखने लग जाएगा या उसका कोई फंक्शन नहीं हो रहा होगा, ग्रोथ वगैरह ठीक से नहीं हो पाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम कहते हैं, राइट। तो किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी से प्लांट में ऐसे चेंज आ जाते हैं, या तो उसकी मॉर्फोलॉजी में या उसके मेटाबॉलिज्म में, जो हमें दिखने लग जाते हैं और वी कैन आइडेंटिफाई कि इसमें कोई ना कोई चीज की कमी। लेकिन जब आप न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर दोगे ना, जब आप वो मिनरल ला करके प्लांट में दोबारा ऐड कर दोगे तो सारे के सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत टाइम तक उस एलिमेंट की कमी को पूरा नहीं करते तो आपके प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसीलिए प्लांट में कौन कौन से मिनरल्स हैं, किसकी कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज किस लेवल पे होनी चाहिए, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम प्लांट को कभी बचा ही नहीं पाएंगे, प्लांट की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और ये डेफिशिएंसी सिम्टम पहले किस ऑर्गन में दिखाई देंगे ये डिपेंड करता है आपकी एलिमेंट्स की मोबिलिटी के ऊपर। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं इन द लास्ट चैप्टर, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूं। लेट्स से देयर इज अ केस जहां पे आपका मिनरल जो है इट इज मोबाइल, मिनरल है इट इज मोबाइल, यानी ये मूव कर सकता है। मिनरल मोबाइल है, मूव कर सकता है। तो क्या हुआ, ये एक प्लांट है, यहां पे एक ओल्ड लीफ है, बड़ी सी ओल्ड लीफ है, और यहां पर एक छोटी सी लीफ है, यंग लीफ। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर इस ओल्ड लीफ के अंदर काफी सारे मिनरल्स हैं, काफी सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, और यहां पर इसमें कम मिनरल्स हैं यंग लीफ में। तो क्या होगा, जब ये ओल्ड लीफ झड़ने वाला होगा ना प्लांट से, उससे पहले अपने सारे के सारे मिनरल्स को पहुंचा देगा यंग लीफ तक। तो यंग लीफ में एलिमेंट्स का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो ये आपका हो गया रिच इन एलिमेंट्स, रिच इन एलिमेंट्स। और ये बूढ़े वाला जो है इसने तो अपने सारे न्यूट्रिएंट दे दिए, तो इसमें क्या होगा, ये डेफिशिएंट हो जाएगा, ये डेफिशिएंट हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी सिम्टम किस में दिखाई देंगे? ओल्ड वाले में दिखाई देंगे। किस केस में? जब आपका मिनरल मोबाइल है, लेकिन लेट से मिनरल इमोबाइल है, मिनरल इज इमोबाइल। अगर मिनरल आपका इमोबाइल है तो क्या होगा, ये आपकी ओल्ड पत्ती है, ये आपकी यंग पत्ती है। ओल्ड पत्ती में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा, इसमें न्यूट्रिएंट्स कम। अब ये ओल्ड पत्ती जो है ये कहती है कि मेरे जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो मैं मूव ही नहीं करा सकती, मेरे को चाहिए न्यूट्रिएंट्स लेके झड़ जाना पड़े, इनटू सॉइल जाना पड़े, लेकिन मैं यंग वाले पार्ट को नहीं दूंगी। तो यंग वाले प्लांट पार्ट में क्या हुआ, इसमें डेफिशिएंसी आ गई, इसमें डेफिशिएंसी आ गई।
तो डेफिशिएंसी यंग पार्ट में आई किस केस में, जब मिनरल इमोबाइल है, और आपका डेफिशिएंसी ओल्ड पार्ट में आई उस केस में जहां पे मिनरल मोबाइल है, जहां वो यंग पार्ट तक भेज पाएगा चीजें। तो यही सेम चीजें हैं, लेट्स टारगेट देम कि क्या होता है। देखो, अगर एलिमेंट्स आपके एक्टिवली मोबिलाइज हो सकते हैं तो ये कहां चले जाएंगे, यंग पार्ट में चले जाएंगे। तो डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्डर टिश्यूज में आपको देखने को मिलेगा। तो ओल्डर लीव जो है ना, यहां पे जो भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे ब्रेक डाउन हो जाएंगे और मिनरल्स को भेज देंगे नए प्लांट पार्ट्स में, यंग प्लांट पार्ट्स में। जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये आपके क्या है, मोबाइल है, जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर आपके इमोबाइल एलिमेंट्स है ना, जैसे सल्फर और कैल्शियम, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कैल्शियम तो ट्रूली इमोबाइल है, सल्फर किसी किसी स्टेट में मूव कर सकता है, किसी किसी स्टेट में नहीं। तो सल्फर इस चैप्टर के हिसाब से इज इमोबाइल। तो अगर ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि विच इज ट्रूली इमोबाइल, कैल्शियम ऑप्शन है, सल्फर है, बोथ है, नन है, तो बोथ आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ कैल्शियम ऑप्शन है तो सिर्फ कैल्शियम ही आंसर होगा। अगर दिया हुआ है कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, तो एक ही चुनना है तो सिर्फ कैल्शियम चुनोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, यंग टिश्यूज में तो नहीं भेजेगा अपने सामान को। तो यहां पे क्या है, यंग प्लांट पार्ट में आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। सो यहां पे दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू पॉन्डर अपॉन। एक तो मिनरल मोबाइल है तब क्या होगा, एक मिनरल इमोबाइल है तब क्या होगा। तो इन सब चीजों को जब आप पढ़ते हो तो आप इनका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है एक प्लांट की लाइफ के अंदर, एंड यू कैन सप्लीमेंट द न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंगली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यूजुअली प्लांट के अंदर होती हैं। तो तीन चार प्रॉब्लम पे हम फोकस करते हैं। पहला है क्लोरोसिस। नाम ये क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल की कमी। क्लोरोफिल जो पत्तियों को हरा बनाता है, अगर उसकी कमी हो गई तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। नेक्रोसिस यानी टिश्यू की डेथ होने लग जाएगी, प्लांट अलग से मरा हुआ दिखने लग जाएगा, कुछ कुछ प्लांट जो है वो सड़ने लग जाएंगे। जैसे आपने कभी देखा हो कोई पेड़ की पत्ती है वो आधी कटी हुई है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेक्रोसिस। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट रुक जाएगी ग्रोथ उसकी। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, लीफ चौड़ी होने से पहले ही झड़ जाएंगी, तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं हो पाएगा। और बड भी ऐसे ही झड़ जाएंगे, तो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो फ्लावर्स को भी कंटेन बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अब इनमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, तो बहुत गौर से सुनना, वेरी 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 क्रूशियल इट इज। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का लॉस, मैं आपको बता चुका हूं, ये किसकी वजह से होता है, यहां पर लिख लो मेरे साथ साथ। क्लोरोसिस किसकी वजह से होगा, मॉन्क्स, देखो यहां पे MONKS, मॉन्क्स, MONKS, मॉन्क्स, फिर मॉन्क्स, फिर मागे, मॉन्क्स फिर मांगे, MNZN यानी मंजन, मॉन्क्स फिर मांगे मंजन, ठीक है। मॉन्क्स ने फिर मंजन मांगी है करने के लिए, तो क्या हो गया, मॉन्क्स फिर मांगे मंजन, ये है आपके क्लोरोसिस के कारण। यानी अगर किसी प्लांट में मोलिब्डेनम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, पोटेशियम की, सल्फर की कमी है, तो उसमें क्लोरोसिस हो जाएगा, वो प्लांट पीला पड़ जाएगा। नेक्रोसिस यानी टिश्यू डेथ। नेक्रोसिस किससे होता है, नेक्रोसिस होता है कुक का मग से। ओके, कुक, एक कुक है हमारे घर में, उसका अलग से मग है जिसमें वो कॉफी पीता है, तो कुक का mg यानी मग से, कुक का मग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे इनहिबिट होगा, सेल डिवीजन में कमी हो गई, इनहिबिट हो गई, कैसे, ये देखो इसमें आ जाएगा मॉन्क्स, MONKS जो स्टार्टिंग में था मॉन्क्स। और चौथा जो आपका डिले फ्लावरिंग, की फ्लावरिंग लेट हो गई, डिले फ्लावरिंग, ये होगा MONS यानी मॉन्स से। बहुत सारे मंडेज हैं तो मॉन्स, MONS, राइट। ये सिर्फ आपकी ट्रिक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, समझ लो। मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या हुआ। नाइट्रोजन अगर किसी प्लांट में कम है तो उसमें क्या क्या हो सकता है मेरे भाई, नाइट्रोजन कम है तो क्लोरोसिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाइट्रोजन कम है तो सेल डिवीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नाइट्रोजन कम है तो फ्लावरिंग में डिले हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी एक एलिमेंट जो है ना, वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है अगर उसकी कमी है तो ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्या कर सकती है, क्लोरोसिस भी कर सकती है।
सेल डिवीजन में डेफिशिएंसी भी कर सकती है एंड ये आपका डिले कर सकती है फ्लावरिंग भी। ये आपकी बात हो गई। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं बोलूं कि एक प्लांट में सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा तो किसकी वजह से है मेरे भाई? मोलिब्डेनम कम है तो भी सेल डिवीजन रुक सकता है, नाइट्रोजन कम है तो भी रुक सकता है, पोटेशियम कम है तो भी, सल्फर कम है तो भी। यानी एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी से भी काफी बीमारियां हो सकती हैं और एक बीमारी भी काफी एलिमेंट्स की वजह से हो सकती है। इसीलिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको एक चार्ट बनाना पड़ता है ये आइडिया लगाने के लिए कि सच में जो बीमारी है उसमें एक्चुअल रीजन कौन सा है। सो यू नीड टू मेक अ डेटा ऑफ इट। उस डेटा को आप एनालाइज करके ठीक से चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो डेफिशिएंसी अगर किसी एलिमेंट की है तो मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन से आपका क्लोरोसिस, सेल डिवीजन, इनहिबिशन, डिले इन फ्लावरिंग हो रहा था, सारी चीजें हो सकती है। एंड सेम सिम्टम भी काफी सारी चीजों की वजह से हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से। जैसे आपका डिले इन फ्लावरिंग MONS की वजह से हो रहा था, यानी मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर। तो तीनों में से किसी की भी कमी है तो फ्लावरिंग रुक जाएगी, डिले हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है? टेबल बनाने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड टेबल्स, जिनको देख के हमें पता लगे अच्छा ये बीमारी हुई है प्लांट में, एग्जैक्टली क्या क्या आउटकम्स हैं, तो हम पता लगा पाए कि कौन कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी इसका पॉसिबल कारण है। एंड सेकेंडली अलग अलग प्लांट जो है ना उसको सेम एलिमेंट की डेफिशिएंसी अलग अलग तरीके से हो सकती है। समझ लो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अगर जरा से भी नाइट्रोजन कम रह गई तो पीपल जो है समझ लो थोड़ा सा सेंसिटिव है उस चीज को लेके, तो उसमें सिम्टम दिखने लग जाएंगे। लेकिन कोई छोटा प्लांट है जिसको थोड़ी भी नाइट्रोजन मिल जाए वो झेल जाएगा, राइट? तो उसमें थोड़ी बहुत अगर कमी भी होती है देन ही विल टेक केयर ऑफ दैट। तो हो सकता है कि सेम लेवल पे डेफिशिएंसी दो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके के सिम्टम शो करे अलग अलग लेवल पे। सो दैट्स व्हाई हमें स्टैंडर्ड टेबल्स बनाने पड़ते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आप मास्टर्स वगैरह में पढ़ोगे, यानी 3 4 5 साल बाद इफ यू बिकम अ बॉटनिस्ट, राइट? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनका पहली क्वांटिटी कम होता है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये, तो इनकी पहले ही क्वांटिटी कम है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। अगर लेकिन इनको आपने ज्यादा मात्रा में दे दिया, भाई कम चाहिए ना इनकी मात्रा, अगर आपने ज्यादा मात्रा में दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपने मॉडरेट इंक्रीज कर दिया इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कॉन्सेंट्रेशन में तो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, क्योंकि इनकी नैरो रेंज ही हमें चाहिए रहती है। उससे ज्यादा अगर हमने दे दिया, उस रेंज के पार अगर हम चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता है? व्हाट इज टॉक्सिसिटी? हम किस एलिमेंट को बोलेंगे कि भाई अब ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा? समझ लो एक एलिमेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट ही ले लेते हैं, मैंगनीज। अगर मैंगनीज को मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में डाला और एक 100 केजी का प्लांट है, ड्राई वेट इसका बता रहा हूं, 100 केजी का ड्राई वेट है, इसका वजन घट करके हो गया 88 केजी बीमारी की वजह से, तो इसमें कितना डिक्रीज आया? ड्राई वेट में -12% वजन घट गया। तो मोर देन 10%, ओके, ड्राई वेट अगर किसी प्लांट का या टिश्यू का अगर 10% या उससे ज्यादा घट जाए किसी एलिमेंट के एक्सेस होने की वजह से, तो उस एलिमेंट को आप लोग टॉक्सिक कंसिडर करते हो। तो यहां पर मैंगनीज टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि इसने एक प्लांट का वजन 10 गुना से भी ज्यादा, 10% से भी ज्यादा सॉरी कम कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एडिशन, तो इसे हम टॉक्सिक बोल सकते हैं। टॉक्सिसिटी सिम्टम आपके बहुत डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने, मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम तो हम पता लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी करी तो काफी चीजें हो जाएंगी, आपका सेल डिवीजन रुक जाएगा, आपका क्लोरोसिस हो जाएगी, तो पीले पत्ते दिख जाएंगे, तो वी विल गेट टू नो कि यस इट इज डेफिशिएंसी सिम्टम। लेकिन टॉक्सिसिटी जो है ना इसको पता लगाना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि काफी बार एक चीज की टॉक्सिसिटी ना बाकी चीजों की डेफिशिएंसी बन जाती है। प्यारा सा एग्जांपल सुनो, समझ लो किसी प्लांट के अंदर MN की टॉक्सिसिटी है, तो अब जो भी चीजें आएंगी उसके सिम्टम के फॉर्म में सॉरी, वो हमें लगेगा कि मैंगनीज की एक्सेस क्वांटिटी की वजह से है। लेकिन MN की जब मात्रा बढ़ जाती है ना, ये क्या करता है? इट कंपीट्स विद मैग्नीशियम, बोलता है कि भाई तू जो कर सकता है वो तो मैं भी कर सकता हूं, तो तेरे एंजाइम्स को मैं एक्टिवेट कर दूंगा। एंड आयरन को बोलता है भाई तू जो कर सकता है वो मैं करने की कोशिश तो कर ही सकता हूं, तो तेरा भी मुझे जरूरत नहीं है। एंड कैल्शियम को शूट एपेक्स तक भेजने से रोक देता है, तो इसकी ट्रांसलोकेशन को रोक देता है। तो अब ऊपर वाले जो पार्ट है ना इसमें कैल्शियम नहीं पहुंचेगा, यानी जो चीजें हमें लगा कि एक प्लांट के अंदर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से हो रही है, वो एक्चुअली मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रही है, आयरन की कमी की वजह से हो रही है, कैल्शियम ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है इसकी कमी की वजह से हो रही है। दैट इज द थिंग।
तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी में हमें दिख जाता है कि भैया ब्राउन स्पॉट है और क्लोरोटिक वेन्स है, यानी पीले कलर की वेन्स है और आसपास ब्राउन कलर के धब्बे हैं। तो यहां पे मैंगनीज जो है इन्होंने क्या किया, आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक को रोक दिया, जिससे कि इनके एंजाइम्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और कैल्शियम के भी ट्रांसलोकेशन को रोक दिया। यानी हमें जो लगा कि Mn की एक्सेस क्वांटिटी की वजह से प्लांट में चेंजेस आ रहे हैं, वो एक्चुअली कैल्शियम की कमी की वजह से आ रहे हैं, मैग्नीशियम की कमी की वजह से आ रहे हैं, आयरन की कमी की वजह से आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड लाइन विच इज रिटन ओवर हियर कि एक्सेस ऑफ मैग्नीज ना एक्चुअल में क्या कर देता है, डेफिशिएंसी कर देता है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। तो जो हमें लगता है कि मैग्नीज के टॉक्सिसिटी सिम्टम है, वो एक्चुअल में आयरन के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम है। इसीलिए टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एलिमेंट्स का, ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्त इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। यहां पे कुछ एडिशनल वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, राइट। ये दो हम लोग रास्ते बना लेते हैं, दो लेवल पे चीजों को पहुंचना है। ये इनर एरिया है, इनर कोर, ये आउटर एरिया है, आउटर कोर। किसी भी चीज के बाहर तक जाना ना बहुत आसान होता है, तो एलिमेंट स्टार्टिंग में भगे भगे आ जाएंगे विदाउट एनर्जी, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एंड दैट टू विद ग्रेट स्पीड। तो इनकी स्पीड अच्छी है, प्लस कोई एनर्जी यहां पर नहीं लग रही, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा ये, यानी आपका एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट यहां पर होगा, एपोप्लास्ट यहां पर यूज किया जाएगा फर्स्ट लेवल तक। लेकिन यहां पर चीजों को हम लोग सिलेक्टिवली अंदर भेजेंगे, तो चीजों की जो मूवमेंट है वो काफी स्लो हो जाएगी, ओके, प्लस एक्टिव हो जाएगी, यहां पे अब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देन इसे हम सिंप्लास्टिक पाथवे जो है बोल सकते हैं, राइट। समझ लो, मैंने तुम्हें बोला चलो भाई मनाली घुमा के लाता हूं, ठीक है, तो तुम सब लोग भागे आ गए ना हाथों में चप्पल पहन के, जल्दी जल्दी तेज तेज, अरे भैया सर तो मनाली घुमाएंगे, चलो भाई सब लोग आ जाते हैं। तो तुम्हारी स्पीड भी अच्छी है, तुम्हें पैसा भी नहीं देना पड़ रहा कुछ, मस्त तुम आ चुके हो बस स्टैंड तक, तुम्हारे घर के पास है बस स्टैंड, तुम जल्दी जल्दी आ गए। लेकिन यहां पर आकर के मैंने तुम्हारे सामने कंडीशन रख दी कि भाई हम बस से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे गाड़ी से, और गाड़ी का भाड़ा है 50,000 रुपए, और तुम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो तुम सब में से अब जिस पे पैसा है ना गाड़ी का, वही आगे आया, वो भी स्लो स्लो, मन मार के कि अरे यार चलो देना पड़ेगा। तो सारे प्लान्स तुम्हारे मैंने चौपट कर दिए, तो अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है, ऑलराइट। तो आइसोलेटेड सेल्स पर ये मैकेनिज्म किया जाता है, यूजुअली देखा जाता है कि कैसे एब्जॉर्ब होंगे एलिमेंट्स, या आइसोलेटेड टिश्यूज पे, आइसोलेटेड ऑर्गन पे, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने बड़े लेवल की रिसर्च कर रहे हो। तो यूजुअली इसमें जो फर्स्ट फेज रहता है, जब आप आउटर एरिना तक जा रहे हो, तो आयंस जो है फटाफट अंदर घुस जाएंगे फ्री स्पेस में या आउटर स्पेस में, जिसको मैंने आउटर एरिना बोला है। इसे हम एपोप्लास्ट बोलते हैं, इट इज बेसिकली पैसिव, फ्री में सारे लोग आ गए। अब मैंने तुम्हारे आगे कंडीशन रख दी कि भैया गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, तो सेकंड फेज जो है ना, इसमें सबकी रफ्तार कम हो गई, सब स्लो हो गए, और इनर स्पेस में घुसने के लिए, सिंप्लास्ट में घुसने के लिए एनर्जी भी लगानी पड़ी, ओके। तो मेटाबॉलिक एनर्जी भी लगी सिंप्लास्ट के अंदर। तो एनर्जी लग रही है, तो आप किसी ना किसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या किसी कैरियर के थ्रू, आयन चैनल के थ्रू ही पास हो रहे होंगे। तो ये जो आयंस हैं, इनकी मूवमेंट को फ्लक्स कहा जाता है। अगर ये किसी सेल के अंदर घुस रहे हैं, इनर लेवल पे घुस रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, आयन अंदर घुसा तो इट इज इनफ्लक्स ऑफ आयन, और अगर आयन बाहर गया देन इट इज कॉल्ड एज ई फ्लक्स, ओके। ई फ्लक्स मतलब ई फॉर एग्जिट, ई फ्लक्स ऑफ आयंस, राइट। तो मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज फ्लक्स, अंदर घुस रहे हैं तो इनफ्लक्स, बाहर जा रहे हैं तो ई फ्लक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। अब देखो, जब आप जाइलम की स्टडी करते हो तो आपको पता है यार, वाटर और इनऑर्गेनिक आयंस सॉइल से एब्जॉर्ब करके इस जाइलम के थ्रू ही ऊपर भेजे जाते हैं। तो जब आप जाइलम सैप की स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है कि वाटर के साथ मिनरल भी इसी में है, और हम ये लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं कि हाँ, वाटर और मिनरल साथ में ही ऊपर जाते हैं, आपके लीफ तक पहुंचते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट मिलते कैसे हमें, मैंने आपको बताया दीज आर मिनरल न्यूट्रिएंट्स ना, हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तो ये यूजुअली जब पत्थर टूटते हैं, उनसे ये मिनरल्स बनते हैं और सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी सॉइल में क्या रहते हैं, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया भी रहते हैं, कुछ और माइक्रोब्स रहते हैं। यही सॉइल आपके पानी को भी होल्ड करती है, तो पानी भी हम लोग सॉइल से खींचते हैं। यही सॉइल आपकी पोरस भी रहती है, तो एयर भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। यही सॉइल आपकी मैट्रिक्स की तरह काम करती है, जो प्लांट को स्टेबलाइज करती है, प्लांट अपनी जड़ों को यही जमाता है। तो इस सॉइल के अंदर ना काफी मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है।
काफी बार सॉइल के अंदर जब बार बार हम फसल उगाते रहते हैं तो उनकी क्वांटिटी, मिनरल्स की क्वांटिटी डिप्लीट हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स देने पड़ते हैं। तो इसमें दोनों मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम फर्टिलाइजर के तौर पे दे सकते हैं। जिस चीज की कमी है जिस प्लांट के अंदर, वो हम खाद के फॉर्म में छिड़क देंगे और हमारा काम हो जाएगा। So this was the video one. I hope this was clear to all of you guys. Thank you so much for being in this video for so long. And अगली वीडियो के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 999 रुपीज की हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है दोस्त। आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे यूट्यूब पे पढ़ते हैं, हमारे कोई वीडियो कोर्स आप नहीं लेना चाहते, या आपको लगता है दैट यूट्यूब इज सफिशिएंट फॉर यू गाइस, इफ योर स्टडी इज गोइंग गुड, यू कैन टेक दिस टेस्ट सीरीज फॉर योर better preparation and analysis of your performance. एंड सेकेंडली, अगर आप किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल्ड नहीं है अभी तक, तो आप इन तीनों में से सब्जेक्ट वाइज या क्यूमुलेटिव जुड़ सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी लेते हैं हमारा कोर्स, तो आपको पूरी पीसीबी की टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाकर के एटलीस्ट मेरा बायोलॉजी का कोर्स ले लो यार। सोच के देखो कि 999 का आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा फ्री विद 2000 रुपीज कोर्स। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो अगर आप 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज खरीदोगे, इससे अच्छा आप 2000 का कोर्स ही खरीद लो, आपका पूरा कोर्स भी रिवाइज हो जाएगा अप टू नीट 2022। और यार हमारी एप्लीकेशन है, इसको प्लीज इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं जिनका प्राइस 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में रेंज करता है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हैं। एंड रेदर देन स्क्रॉलिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यू कैन स्क्रॉल डाउन मार्क्स अप लर्निंग एप्लीकेशन। आप जितनी बार इसे स्क्रॉल करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके नीट में बढ़ते जाएंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑन माय टेलीग्राम चैनल मार्क्स अप लर्निंग ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारे सारे कोर्सेज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जा करके इसे चेक जरूर करना और ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, चलो यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। आई विल श्योरली कैच यू अप वेरी वेरी सून। शुक्रिया, बाय।